केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट का किया दौरा। कहा, हमें शोध पर अधिक से अधिक देना होगा ध्यान। फरीदाबाद के पनहेरा खुर्द गांव में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, मन पवित्र होगा तो आधी से ज्यादा बुराइयां और बीमारियां हो जाएंगी दूर। अक्षय तृतीया पर चार धाम की यात्रा आज से शुरू। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 6 महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुले। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद और परशुराम जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को फरीदाबाद के सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्लांट का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर तेल और गैस के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च कार्य में जुटा हुआ है। नितिन गडकरी ने कहा कि उनका यहाँ दौरा करने का मकसद यह देखना है कि यह सेंटर आत्मनिर्भर भारत बनाने में और अधिक कितना योगदान दे सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर तेल और गैस के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर कार्य कर रहा है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें शोध पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल बनाने में यह सेंटर बेहतरीन कार्य कर रहा है। हमें इसके और अधिक प्रयोग पर बल देना होगा। बायोमीथेन तकनीक कैसे बनाया गया है और आने वाले समय में यह प्राकृतिक गैस में कैसे बदलेगा, इसके बारे में भी यह सेंटर बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है। नितिन गडकरी ने सोलर कुकर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि लाखों ज़रूरतमंद लोगों को इस कुकर के जरिए मदद पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें वेस्ट टू वेल्थ की तरफ ध्यान देना है और हाल ही में केंद्र सरकार ने पुराने टायरों के प्रयोग की नहीं, उनके आयात को भी मंजूरी दी है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में जो काम हुआ है उससे निश्चित रूप में देश को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। उसके अलावा जो पेट्रोलियम के अनेक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो काम हुआ है और लगातार रिसर्च हो रहा है और आगे इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये देश के भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। मैं यहाँ के काफ़ी रिसर्च से प्रभावित हुआ हूँ। जर्मनी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित किया गया था। भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में रह रहे भारतीयों से मिलने के अवसर को अपना सौभाग्य बताया। प्रधानमंत्री ने युवा जोश की तारीफ करते हुए कहा कि जर्मनी में भले ही भारतीयों की संख्या कम है, लेकिन आपके स्नेह और जोश में कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का यह समय भारत और भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज का भारत एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर भारत की ड्राइविंग फोर्स बताया। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोग ही ड्राइविंग फोर्स है। उन्होंने कहा कि नया भारत अब सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता बल्कि रिस्क भी लेता है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद की पृथला विधानसभा के पनहेरा खुर्द गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित खड़े श्री बाबा अवधूत नाथ द्वारा 12 बरस की कठिन तपस्या पूरी होने पर आयोजित कार्यक्रम और भंडारे में शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, अलवर से सांसद बालकनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए साधु संतों के अलावा हजारों
हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब संकल्प लें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करेंगे। मन पवित्र होगा तो आधी से ज्यादा बुराइयां और बीमारियां दूर हो जाएंगी। अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए भी मन बनता है कि हम अपनी बुराइयां छोड़ें। सामान्य व्यक्ति में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार की 4 चीजें रहती हैं। अगर हम संकल्प लें कि उनसे दूर रहेंगे, इनको आज के यज्ञ की आहुति में डालने के लिए अवसर मान करके आज यहाँ छोड़ कर जाएंगे, तो हमारा जीवन पावन, निर्मल, पवित्र जीवन हो जाएगा। और जब पावन, निर्मल, पवित्र जीवन होता है तो आधी से ज्यादा बीमारियां, बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने को महत्व दिया जाता है। इस मौके पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान भी किया। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए किसी भी प्रकार के दान, भजन, कीर्तन का पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने आज से आरंभ होने वाली इस 4 धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यात्रा के लिए कोविड परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईदगाहों में विशेष नमाज अता की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के साथ सबके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। डीडी न्यूज़ हरियाणा की ओर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद। दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का त्यौहार प्रत्येक वर्ष रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईद उल फितर पूरे प्रदेश में अमन और शांति के साथ धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ रुख किया, जहां एक साथ हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सभी ने एक साथ मुल्क में अमन व शांति की दुआ मांगी। नूह की ईदगाह में मौलाना जहीर अहमद बलई ने ईद उल फितर की नमाज अता करवाई। मुस्लिम समाज के लोगों से जब ईद उल फितर के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 2 साल घरों में नमाज पढ़नी पड़ी। उन्हें बेहद खुशी है कि इस बार कुदरत ने खुले मैदान में या ईदगाह में नमाज पढ़ने का अवसर दिया। बहुत बड़ा खुशी का मौका है। अल्लाह पाक ने जो है कोविड की बीमारी को दूर किया और हमें जो है खुली फिजा में सांस लेने की जो तौफीक दी। रमज़ान के रोज़े खुशी खुशी रखे, आमाल किए और ईद उल फितर की नमाज खुशी खुशी पढ़ी। ये पैगाम है अमन शांति का और इसमें दुआ की गई है देश दुनिया के लिए अमन की और बीमारी दूर होने के लिए। ईद का त्यौहार है, एक दूसरे के लिए भाईचारा, प्यार, प्रेम और अमन चैन की सद्भावना के लिए मनाया जा रहा है। और मैं सभी से, पूरे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि एक दूसरे के साथ, जैसे कि सारे मुसलमान भाई इस पे अमन और एक दूसरे के प्यार प्रेम की दुआएं मांगते हैं, सभी से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही सद्भावना, सभी प्यार प्रेम बना रहे। ईद का त्यौहार है, ये हमारे देश में बहुत प्यार प्रेम से और बहुत ही लगन के साथ मनाया जाता है। इससे पहले 1 महीने के जो रोजे रखे जाते हैं, वो रोजे मुसलमान के लिए जो बहुत बड़ी देन है ऊपर वाले की तरफ से। उसमें जो मुसलमान है अपनी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और सारे देश के अमन व शांति के लिए दुआ करते हैं। बहुत अच्छा मीठा भाईचारा का त्यौहार है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी बात, कोविड ने निजात दिला दी और कोविड निजात दिलाने की वजह से 2 वर्ष में आपकी ईदगाह में नमाज पढ़ी गई है। और सबसे बड़ी बात, ईदगाह में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अमन और शांति रहे।
भगवान परशुराम जयंती आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। कुरुक्षेत्र में इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती के शुभ अवसर पर मंगल कामना के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई है। हमारे शहीद बारना गांव से असवरी शर्मा की माता जी ने रथ यात्रा को हरी झंडी दी है और ये बड़े गर्व की बात है। और सभी देश व प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वह हमारे सभी युवाओं को भगवान परशुराम जी का मार्गदर्शन करने की बहुत जरूरत है आज के समय में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ज्ञान, विद्या, वीरता व न्याय के पक्षधर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। आइए सत्य के धारक परशुराम जी के आदर्श विचारों का अनुसरण कर देश से बुराई का अंत करने तथा स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लें। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याण के मौके पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 स्थित भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। अस्पताल का निर्माण महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति संस्थान की देखरेख में किया जाएगा। वर्तमान में यह अस्पताल 2 मंजिला है। नवीनीकरण कर इसे 11 मंजिल तक बनाने का प्रस्ताव है। 250 करोड़ रुपए तक की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में सामान्य से लेकर जटिल रोगों का इलाज आधुनिक उपकरणों से किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म में संतों के जीवन में सेवा करने की सदा से ही परंपरा रही है। जैन परंपरा में पर्यावरण के अनुकूल, संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनाने की शिक्षा दी गई है। सूर्य की दैनिक गति के अनुसार जीवन शैली को अपनाना स्वस्थ रहने का सुगम उपाय है। यही सीख हमें जैन संतों की आदर्श जीवन शैली को देखकर मिलती है। अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया गया। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को किफ़ायती दरों पर तथा गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने की योजना है। कोविड महामारी के दौरान भी भगवान महावीर अस्पताल ने भी कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि जैन धर्म के प्रवर्तकों ने सदियों पहले ही मास्क की उपयोगिता को समझ लिया था। मुंह व नाक को ढकने से वे जीवाणु हिंसा से बचाव के साथ साथ शरीर में जीवाणुओं के प्रवेश को भी रोक पाते थे, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती थी। सदियों पहले ही मास्क की उपयोगिता को समझ लिया था। अप्रैल में 122 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी ने दिल्ली, हरियाणा सहित NCR को मई महीने के शुरुआत में कुछ राहत दी है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी सहित देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बादल छाए रहने के कारण तपिश में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा बेल्ट में चल रहा था, राजस्थान में हो सकता है, पश्चिमी राजस्थान में या विदर्भ में एक दुका, बट मेजर हीट वेव स्पेल इज ओवर। और इसके कारण तो हम IMD जैसे बताया था कि WD जो है बहुत एक्टिव है और इसकी जो विंड पैटर्न ऑलरेडी हम देख सकते हैं दिल्ली में या चाहे लखनऊ में, इवन जयपुर में पूर्वी विंड भी बहुत स्ट्रांग चल रहा है और ये अभी 6-7 दिन तक जो है आगे तापमान राइज नहीं करेगा और इतना लंबा स्पेल के बाद बहुत बड़ा रिलीफ है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस वर्ष 2022 में प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन उरुग्वे गणराज्य में यूनेस्को द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले वर्ष 1991 में दक्षिण अफ्रीका देश के पत्रकारों द्वारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में दिसंबर 1993 में यह विधेयक लाया गया और प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम वर्चुअल घेराबंदी
के तहत पत्रकारिता रखी गई है, यानी वर्तमान वर्चुअल युग में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण सेवा है। इसके तहत आज के दौर में पत्रकारों को पत्रकारिता पर निगरानी और वर्चुअल रूप से मध्यस्थता और आम जनमानस पर पड़ने वाले उसके खतरे के बारे में बताती है। गौरतलब है कि यह दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को याद दिलाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया की सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की होती है। आम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका प्रेस की ही होती है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 189 करोड़ 41 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2568 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2911 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 27 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,80,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,478 मामले सक्रिय हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट का किया दौरा। कहा, हमें शोध पर अधिक से अधिक देना होगा ध्यान। फरीदाबाद के पनहेरा खुर्द गांव में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, मन पवित्र होगा तो आधी से ज्यादा बुराइयां और बीमारियां हो जाएंगी दूर। अक्षय तृतीया पर चार धाम की यात्रा आज से शुरू। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 6 महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुले। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद और परशुराम जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।